बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आज हम रियासत में हो रही सियासत के हवाले से कुछ अहम बातें आपके साथ करेंगे एक मुलाकात के दौरान। और मुलाकात हम आपकी कराने जा रहे हैं कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर के साथ, जिन्होंने कांग्रेस की भागदौड़, कांग्रेस की कमान तब संभाली जब कांग्रेस एक वो पार्टी बन के रह गई है जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कि इस पार्टी के कुछ एमपीज, कुछ एमएलएज ही रह गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दफन कर दिया कि अब शायद लोग इस पार्टी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालात आज हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे और इनसे दो टोक अल्फाज में पूछेंगे कि गुलाम अहमद मीर साहब, आपके माजी में क्या आपने इतना बड़ा गुनाह किया है कि लोग आपकी पार्टी को भूल गए हैं? लगभग 70 साल से आप राज कर रहे हैं हिंदुस्तान पे, आपने रियासत जम्मू कश्मीर में भी खिदमत की है। आपकी कौन सी गलतियां हैं, आपके पार्टी के लीडरान ने कौन से गुनाह किए हैं कि लोग आपकी पार्टी को भूल गए हैं और मोदी का साथ देने लगे हैं? लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, टनल के उस पार गर्च बीजेपी के साथ लोग जुट चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत कुछ मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ से बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ लोग ओपनली बोल रहे हैं, वहीं से लोग यह भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने भी लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। इन्हीं सवालों के हवाले से आज हमारे साथ हमारे मेहमान गुलाम अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मीर साहब, मैंने आगाज में कहा कि कांग्रेस जो एक मैं ये कहूंगा कि जिल्ले इलाही कहें आप, या ऐसा दौर आपका रहा है कि शायद आपको लग रहा था कि ऊपर खुदा है और नीचे शायद हम लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन आज का दौर, लोग आपको भूल गए हैं, आपका नामो निशान कहीं पे नहीं है। और इन लहरों में भी गुलाम अहमद मीर जैसे लोग ऊडी जाके, कुपवारा जाके फिर भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें भूल ना जाएं। क्या वजह रही? ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले तो मुझे आपके एक वर्ड से ऑब्जेक्शन है, जो आपने कहा कांग्रेस को दफन किया गया। आपको कांग्रेस का बुनियाद नहीं मालूम है, आपको कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं मालूम है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है जिसने फ्रंट फुट पर खेल के इस देश को आज़ादी दिलाई। ये हिस्ट्री कोई भुला नहीं सकता है। ये तो क़यामत तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि अंग्रेज़ों से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर थी। और बदकिस्मती की बात है, आज वो लोग सिर उठा के वो मैंडेट हासिल कर रहे हैं जो उस वक्त आज़ादी के टाइम अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, जिनका रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। रिकॉर्ड है कि जब कांग्रेसियों को पकड़ दकड़ करके अंग्रेज ले जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के तब के लीडर, उन्होंने जैसे आज वो लोगों को यहाँ वो लिखवा के ले रहे हैं, जेलों में भर के फिर सरेंडर लिखवा के ले रहे हैं, जो आप रोज़मर्रा यहाँ सुन रहे हैं, चूँकि वो उनको दुख है क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करते वक्त उन्होंने खुद अंग्रेज़ों के साथ सांठगांठ करके और खुद वो सरेंडर्स लिख के दिए। वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। बात आप कर रहे हैं? जनसंघ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जिनके वो औलाद है। और ये भी हकीकत है कि उन्होंने देश को इतना झूठ बोल बोल के थोड़ी देर के लिए मैंडेट हासिल किया। हम जमहूरी तरीके से मैंडेट हासिल करने के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने अपने वक्त पर 450 एमपीज़ हासिल किए हैं। अभी वो उस पाई तकमील तक पहुँचे भी नहीं, अभी 303 पर ही है। ये पार्टी भी कभी 2 मेंबरों पर थी पार्लियामेंट में, और एक वक्त आया और लोगों ने टर्न कर दिया, उनके झूठ पर भरोसा किया। वही मैं जानना चाहता हूँ। उनके नहीं, देखिए मीर साहब, बिल्कुल कांग्रेस आपने वही कहा जो मैं चाहता था कि आप कहें। हाँ, तो मैं आप हकीकत जो है वो हकीकत है, बिल्कुल, उसको कौन इनकार कर सकता है? आपने कहा कि उनको मैंडेट दिया लोगों ने। हाँ, तो दिया, हम तो उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। आपको क्यों नकारा? क्या आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिसीज गलत थी? नहीं, पॉलिसीज की आपकी पॉलिसीज गलत थी? नहीं, उन्होंने झूठ शूट करके देश के नहीं, आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से मसवदा तैयार करते हैं थोड़ी देर के लिए और लॉन्ग
रूलिंग के बाद में लोगों के मन में भी आए एक बार चेंज की बात। तो चेंज अब वो 7 साल से देख रहे हैं हिंदुस्तान कहाँ था और कहाँ ले जा रहे। सिर्फ दिन भर टेलीविजन चैनलों पर झूठ बोलने से देश को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है मीर साहब, देखिए मैं टनल के उस पार की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूं। वो चूंकि आपने पहले पूरी मुल्की सतह की बात उठाई, इसलिए मैंने मुल्की सतह का ठीक है। अब हम टनल के इस पार या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो कभी कभार शायद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी, लेकिन आप जैसे लोगों की गलती की वजह से अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। अब शायद आज के दौर में लद्दाख हमसे अलग हो गया है, जम्मू और कश्मीर। ये बताइए आप, हमारी एक गलती बताइए जो आप हमको एड्रेस कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जी बिल्कुल। कांग्रेस की एक गलती बताइए। तो आपको नहीं पता आपने कौन सी गलती की? नहीं, हमने गलत नहीं किया, हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल के भी नहीं किया, अनपार्लियामेंट्री तरीका के भी अख्तियार नहीं किया। तो आपका मानना यह है कि आप कश्मीरियों के साथ थे हमेशा? ऑलवेज। देखिए जो बात आप लोग उठा रहे हो, मैं अभी भी अपने कन्वेंशन में उसको खुद ही जिक्र किया जी। मैंने कहा लोग कहते हैं, आप जैसे नौजवान कहते हैं कि कांग्रेस ने भी 370 को कमजोर कर रखा था। बिल्कुल, ये एक इल्जाम है। यही सवाल है। सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने 1950 से लेकर कल तक 2017 तक जब भी कभी सेंटर में पावर में थी, उन्होंने अगर कोई अमेंडमेंट लाई भी, उन्होंने इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट लाई, स्टेट लेजिस्लेचर से बात करके, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, स्टेट की कैबिनेट को ऑन बोर्ड लेकर, चाहे स्टेट में कोई भी था, चाहे वो शेख साहब का दौर था, सादिक साहब था, बख्शी साहब था, कासिम साहब था, फिर फारूक साहब था, फिर गुलशाह साहब था। देखिए इलेक्टेड सरकार। मीर साहब आप भूल रहे हैं, शायद आपने कई लोगों को जेल में डाला। आप शायद भूल गए। देखिए यहाँ पे आप बैकफुट पे होंगे, मुझे पता है। नहीं, जेल डालने की बात आप अलग करो। तो फिर क्या फर्क है? नहीं, फिर क्या फर्क है? देखिए मीर साहब देखिए, आई होप कि आप गुस्सा नहीं होंगे। आई होप कि आप गुस्सा नहीं होंगे। आप अपनी पार्टी की लीडरशिप से नाराज भी नहीं होंगे। आप देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरियां हैं। वन बाय वन, हाँ, वन बाय वन, चूंकि आपके मेरे डिबेट से जो हमारे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों में एक मैसेज जाएगी। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मीर साहब, मैं इसी सवाल पे आपको लाना चाहता था। आप जिस बीजेपी के खिलाफ आज बोल रहे हैं, शायद आपके दिल्ली के उन हुक्मरानों ने उस दौर में भी ये किया। उन्होंने शायद अब्दुल्लाह को मजबूर किया उस टाइम कि आप जेल में रहें, हम रियासत पे हुक्म। जी बिल्कुल, मुझे चाहिए इस बात का जवाब। जर्नलिस्ट है जिसने ये मेरे से कहा कि आज बीजेपी वही कर रहा है जो कांग्रेस ने पहले अपने ज़माने दौर इख्तिदार में किया है। आपकी बात है, बिल्कुल। मैं फिर कहता हूं, फिर बीजेपी को बीजेपी नाम नहीं रखना चाहिए, उनको फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखना चाहिए। अगर वो हर चीज़ उसी का डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया है, तो फिर अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस वो क्यों कहे? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके हिसाब से या उनके हिसाब से कांग्रेस ने जी जम्मू कश्मीर में अपने वक्त में लोगों को जेल बंद किया, कांग्रेस ने भी अमेंडमेंट लाए, ये दो चीज़ है। जवाब दिए, मैं अमित शाह से नहीं मांगूंगा ना इसकी, मैं तो मीर साहब से मांगूंगा। इसका जवाब थोड़ी, देखिए अमित शाह से थोड़ी इस सवाल का जवाब मांगा जाएगा। पार्टी विद डिफरेंस नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने पार्टी विद डिफरेंस देश को फेस दिखाया, देन दे आर फॉलोइंग द कांग्रेस पॉलिसीज। तो फिर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। मीर साहब, आपको ये एक बार मानना पड़ेगा, आपको ओपनली लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा, कि शायद कांग्रेस ने भी अपने दौर इख्तिदार में लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है। इस जम्मू कश्मीर को, और इसीलिए लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने धोखा किया हमारे साथ। सुनिए, अब वो छोड़िए, जो पास्ट है वो पास्ट है, उसका लोगों को भी बहुत बारी मिली पॉलिटिकली अपना जवाब देने का। उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के फील्ड में होती है। अगर कोई पार्टी, कोई पर्सन अवाम के साथ में कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो सियासतदान ही तो एक ऐसा है कि जो ओपन मैदान में होता है, जब लोगों को पसंद नहीं उसको वोट नहीं देते, उसका सजा वही होता है। वो बातों से नहीं, वोट की सियासत एक और सियासत है। देखिए मीर साहब, वोट की सियासत को आप कश्मीर इशू या कश्मीर के हालात के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। आप अगर अपने आप को इसमें ईगो वाली बात रखेंगे तो फिर ये मामला आगे चलेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ, सियासतदान, सियासी पार्टी, अगर किसी पार्टी ने गलत किया है तो वो तो 5-5 साल के बाद, 3-3 साल के बाद लोगों के बीच में जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, लोग उसका हिसाब किताब देते हैं।
तो वो उन्होंने उसका हिसाब किताब पूरा किया होगा अगर लोगों को लगा होगा ये चीज़ कांग्रेस ने गलत किया है। मगर मेरे हिसाब से कांग्रेस ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में कभी गलत नहीं किया। इट वाज कांग्रेस जिसने 70 साल इस खित्ते को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, यहाँ तरक्की लाई, यहाँ रोजगार के एवेन्यूज पैदा किए। देखिए मीर साहब आई वांट कि मीर साहब जैसे लोग जो हैं और आपके बारे में ये कहा भी जाता है कि आप दोहरी मयार की सियासत जो है, देखिए मैं वही बोल रहा हूं। तो मीर साहब को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि रियासत के जो दर्जात थे, जो बुलंद दर्जात थे, जो आपके हिसाब से अमित शाह और मोदी ने डिक्टेटरशिप के जरिए इस रियासत को तकसीम कर दिया। आए ना और फिर उसी बात मैं तो उसी बात पे आऊंगा। मैं जब तक आपसे जवाब नहीं लूंगा उस बात का, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, हमारे व्यूअर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे। चार बातें ज्यादा कहेंगे एंकर अच्छा होता है, पुट ए क्वेश्चन गेट ए आंसर। जी जी बिल्कुल। मैंने उसका जवाब दिया कि कांग्रेस के पीरियड में 40-50 साल के पीरियड में अगर कोई अमेंडमेंट आई हो, वो कांग्रेस ने बाज़ाब्ता स्टेट की सरकारों से पूछ के किया है, स्टेट के सरकारों के अगेंस्ट कभी नहीं किया। उस तरह का कोई एक इवेंट मुझे बता दीजिए, शेख साहब से लेकर कल मुफ्ती साहब तक कोई एक कदम कांग्रेस ने उठाया हो जो स्टेट सरकार को, स्टेट सरकार मीन्स जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछकर। नहीं, आपका मतलब है कि कान ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे, मतलब आप जवाब उसी तरह से देते हैं। देखिए ये कानूनी चीजें हैं, इसको किसी नहीं, मैं दर्जात की बात कर रहा हूँ, मैं दर्जात की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट के स्टेटस की बात कर रहा हूँ जिस पे आप रोना रो रहे हैं इस वक्त, जिस पे आप रोना रो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज, जी जी जी, ये बात शेख साहब ने भी उठाई 1975 के अकाड़ में, बिल्कुल, जब वो कुछ पीरियड तक सियासत से दूर थे। फिर जब वो टेबल पर आए, जमहूरी तरीके वही है, उन्होंने भी कहा कि इस पीरियड में 370 को कमज़ोर किया गया, कुछ एंट्रीज हुई। बाज़ाब्ता अकाड़ में आया कि शेख साहब आप पब्लिक मैंडेट हासिल कीजिए, इफ़ यू विल गेट पावर यू आइडेंटिफाई द एरियाज जो ज़बरदस्ती आए। और रिकॉर्ड है, आप असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए, जब शेख साहब 77 में हुकूमत में आए, पावर में आए, उसमें सईद अली शाह गिलानी साहब भी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट थे, बिल्कुल असेंबली एमएलए थे। तो असेंबली में उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, जिसको क़यादत करते थे डी ठाकुर साहब, उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उसकी क़यादत में 5 मेंबरी कमेटी बनाई कि आप देखो पिछले 22 साल में कौन सी ऐसा कानून हिंदुस्तान ने लाया जो हमको पसंद नहीं है, आइडेंटिफाई दैट। और जब उन्होंने वापस रिपोर्ट लाया, कोई भी 4, 5, 8 एरियाज़, आप असेंबली का रिकॉर्ड ला करके मेरे से बात कीजिए, जब वो 8 आइटम उनने लाए जो उस कमेटी ने आइडेंटिफाई किए कि ये स्टेट की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए, फिर उस पर डिबेट हुआ असेंबली में कि अच्छा अब डिबेट करो। 77 की असेंबली ने डिबेट किया कि ये बताओ इसमें कौन सा चीज़ गलत है। तो जो भी उस वक्त असेंबली मेंबर थे, लोगों ने चुन के भेजे थे, मैं तो नहीं था। बिल्कुल, मैंने लोगों को ये बता दीजिए। तो उस असेंबली में जो भी आइटम उन्होंने निकाले थे उस पर बहस हुआ, उसमें उस वक्त की टोटल असेंबली चाहे जिस शक्ल सूरत के थे, उनने कहा ये जो भी अमेंडमेंट हुई ये इस वक्त भी एप्लीकेबल है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए। एक भी आइटम वापस नहीं गया। अब आपको उसके बाद निकल आई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हाँ, गिलानी साहब तो उसके बाद ही आ गए, बिल्कुल। अब आ गई फिर हुर्रियत में। वो हुर्रियत में भी वो कहते रहे कि देखो जी ये 370 पामाल कर दिया, ये तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो हम तो ओपनली उसको, जब हमारी रिजल्टमेंट आपके खिलाफ ही थी ना ज़्यादा। सुनिए वो कह रहे, वो कुल मिलाकर जो भी वहाँ वाजपेयी की भी हुकूमत रही, वहाँ दूसरे तीसरे लोगों की कांग्रेस ने तो 40 साल चलाई और 30 साल तो और मिली जुली सरकारें रही, मगर उनका काम, उनका एलिगेशन होता था सेंटर में, चाहे कांग्रेस। ठीक है मेरे साहब, योर पॉइंट इज टेकन। देखिए, मैं कह रहा हूं, अब भी उन्होंने ये बात उठाई थी रिसेंटली 96 के बाद में कि देखो जी 370 ही पामाल कर दिया, इसलिए वो कोई और बड़ा चीज मांगने लग गए। तो उसके लिए भी हमारी मनमोहन सरकार ने आपके ये जो इंटरलोकेटर बैठाए, उन्होंने जो 5 कमिटीज़ बिठाई, उसमें स्टेट सेंट्रल रिलेशन के लिए कमेटी बैठी थी, उनके सामने चले गए कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा एरिया, कौन सा ऐसा कानून आया है जो आपको पसंद नहीं है, उसको हम उठा के वापस करें। दैट इज सब्जेक्ट टू डिबेट।
और मैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट आज भी आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए आज भी ये ऑफर दे रहा हूं, हम सबको बैठना चाहिए जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए। आज भी आप देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो अमित शाह ने तो वो अगर उसमें कुछ बचा ही नहीं था तो आज सारा जम्मू कश्मीर सदमे में क्यों है? अगर 370 में कुछ नहीं बचा था तो सदमे में क्यों है? तो आज चारों तरफ चिलचिलाहट क्यों है कि हम क्या चाहते 370? तो फिर वो कुछ भी नहीं था उसमें। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि ये सारा उसने किया है, मेरा खाली एक ही आपको जवाब है, कांग्रेस ने अपने टाइम में अमेंडमेंट्स लाए होंगे, अलग अलग अमेंडमेंट, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से, जमहूरी रास्ते से। जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी, जिस किसी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया था, उससे मशवरा करके तो कांग्रेस ने, मीर साहब ठीक है, मैं मानता हूं, चलिए आप मानते हैं कि बीजेपी से हम कम गुनहगार हैं, चलो आप वो कह सकते हो, गुनाहगार सारे सियासतदान हैं जी, अगर आप उसमें रैंकिंग करोगे तो भी इस वक्त लेसर इविल में आप रख सकते हो कांग्रेस को, अगर आप उस कंपैरिजन में देखें। ठीक है। तो मीर साहब ये हमें बता दीजिए, चूंकि आप रियासत के वजीर भी रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आप उन पॉलिटिशियंस में शुमार किए जाते हैं जिनका एक तजुर्बा है रियासत की सियासत में, तो हल इस मसले के हवाले से क्यों नहीं निकाल सकी कांग्रेस? किस क्या मसले में? जो जम्मू कश्मीर का ओवरऑल एक जियोग्राफिकल डिस्प्यूट रहा है दो मुल्कों के दरमियान, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है कि 70 साल में इसका हल क्यों नहीं निकल सका? 70 साल देखो, ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। जिस तरह का हल हम चाहते हैं और उस तरह का शायद मुझे नहीं लगता है, बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है, मगर फिर एक पहल मनमोहन सिंह जी ने की। एक अच्छा गोल्डन टाइम आया दो मुल्कों के दरमियान, जब मुशर्रफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था और मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, और मुशर्रफ ओरिजिनली बॉर्न इंडियन, बिल्कुल, और प्रेसिडेंट वहाँ था, और मनमोहन सिंह जी बॉर्न पाकिस्तानी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। एक बेहतरीन पहल हुई उसमें कि दोनों हुक्मरान मिल करके इस खित्ते को अमन दिला सके, मगर उसमें सारा कुछ ताइबाई करने के बाद में अगर फिर अगले हमारे मुल्क में जा कर के वही प्रेसिडेंट मतलब मुकर जाता है जी, तो उसमें हिंदुस्तान का रूलर तो कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए ये आज भी जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, भले हम इधर लाख कहेंगे, मगर एक पहल उसने ज़रूर की, चाहे बिरयानी खाने के बहाने वहाँ पहुँचा, शायद कोशिश यही की थी कि वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, हमें पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई सही रास्ता निकालना चाहिए। मगर आज दिल्ली की सरकार उस वाजपेयी की दी हुई पॉलिसी पर भी तो नहीं चल रहे। अगर उस पर चले होते तो फिर आज जम्मू कश्मीर इतना परेशान नहीं होता, जिसने इंसानियत, कश्मीरियत और तीसरा लफ्ज़ भी कुछ कहा था, जमहूरियत, कश्मीरियत, और ये ठीक है, एक बड़े स्टेट्समैन का, वो भी आरएसएस का आदमी था, मगर उसकी तजुर्बेकारी नेशनल इंटरनेशनल इतनी थी, सोच समझ ये थी कि उसने एक फार्मूला दिया था। तो कहाँ रही ये सरकार? ठीक है मीर साहब, अब थोड़ा सा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक सवाल आपसे ज़रूर उसका जवाब लेना चाहूँगा। कांग्रेस मुल्की सतह पर, खासकर पार्लियामेंट में, अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें या आपके जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी बात करें, पार्लियामेंट में खुल के वो क्यों नहीं बोलते हैं कि 370 और 35A जो बीजेपी ने किया वो सीधे तौर पर कश्मीरियों या जम्मू कश्मीर के जज्बात और हालात के खिलाफ है? वो बहस ही नहीं बना वहाँ पर। देखो, कांग्रेस का जब 5 अगस्त था, अगर किसी पार्टी ने बोला तो कांग्रेस ने बोला, उस चीज को आप दरपर्दा क्यों करते? नहीं, उसके बाद आपने चुप्पी साधी। उसके बाद पहले की बात छोड़िए, आप उसी को पूरा सुनिए। जो रीजनल पार्टीज यहाँ पर अलग तूती बोल रहे हैं, उनके मेंबर थे वहां पर, किसने बोला? पीडीपी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने मुंह खोला? ये कपड़े फाड़े ना। अरे कपड़ा फाड़ा वहां पर, वो तो उनकी मिली भगत थी, उनको कपड़े फाड़ने के लिए। कपड़े फाड़े जावेद कुरैशी की नहीं, वो मैं उसी की फयाज मीर की बात कह रहा हूँ। उनको कपड़े फाड़ने के लिए लोगों ने थोड़ी भेजा था, वहां बात करने के लिए भेजा था। तो इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। आप कह रहे हैं कि मिली भगत किसकी थी ना? अब आप देख लीजिए, जिसने वो कपड़े फाड़ दिए उस वक्त, वो दोनों बताइए मुझे इस वक्त कहाँ है? आर दे इन पीडीपी? लावे साहब की और वो दोनों। अच्छा, पीडीपी से बाहर जा रहे हैं? नहीं, दोनों। आप देख लीजिए, एक हफ्ते बाद मेरे से सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, मुझे नहीं पता, वो आप तो बेहतर जानते हैं। बड़ी बातें बड़ी जगहों पर होती है। अच्छा, ठीक है। आपकी पार्टी
का क्या स्टैंड है अब, अगर हम हमारा 370 और 35 पार्टी से का चलिए स्टैंड है, चलिए सुनिए। चलिए मानते हैं सपोज कि मोदी के कम दिन रह गए हैं, हाँ। जो उनके अच्छे दिन चल रहे हैं इस जरूर वक्त, कम दिन रह गए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। कल को आपके प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी आते हैं, तो क्या मीर साहब इस वक्त एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ये कहेंगे कि 370 और 35 से डायरेक्टली वापस आना चाहिए? कंप्लीट स्टेट जो पंडित नहीं, स्टेट का छोड़ दीजिए, स्टेट तो अमित शाह भी बोल रहे हैं, स्टेट तो अमित शाह भी बोल रहे हैं, उसी पर आ रहा हूँ। जी 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 जी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे सर्वप्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे, जो वादा करके गए, नहीं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया है, जो 5 अगस्त को हमारा स्टेट था, उस कंप्लीट स्टेट को विद फर्दर सम गुड थिंग्स कांग्रेस कमिट करती है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम उसी सिचुएशन को उससे बेहतर तरीके से। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी। ओके, मैं कांग्रेस का एक रुकन हूं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है। 4 अगस्त शाम का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन मेरे से मंगा लीजिए, उसको पढ़िए, वो कांग्रेस का स्टैंड है। 9 अगस्त को पोस्ट एब्रोगेशन, 9 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है, कांग्रेस बनती है उन फैसलों से। कांग्रेस मेरे स्टेटमेंट या किसी के स्टेटमेंट से नहीं बनती है। बाहर जाकर, यहाँ तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, कोई भी लीडर कुछ भी कह सकता है, मगर जो गाइडेंस है मेरे जैसे पोस्ट पर बैठे हुए आदमी के लिए, मेरे लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला है, जिसके बुनियाद पर मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बात कर रहा हूँ। वी विल फाइट फॉर द कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एज इट इज विच वाज ऑन 4 अगस्त 2019। ठीक है, आगे एक और सवाल है, जो सवाल आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। जब हम रियासत की सियासत में आते हैं या बात करते हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस हमारा खुल के साथ नहीं दे रही है, इनके नेशनल इंटरेस्ट है, इनने PhD में समझो हमारे बैक स्टैबिंग की, तो क्या ये इल्ज़ामात इस हवाले से? बैक स्टैबिंग नहीं की, वो उनका अपना सोच हो सकता है। बेसिकली 4 अगस्त के उस मेमोरेंडम में कांग्रेस सिग्नेटरी थी, और फिर 4 अगस्त से इस अगस्त तक जो 20 का अगस्त आया, उस पीरियड में अगर सड़कों पर कोई था तो कांग्रेस पार्टी थी, अगर एहतिजाज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। वो तो अपने आप को बंदी में खुश थे, मगर जब खोले गए 15 महीने के बाद में, तब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया जो कांग्रेस ऑलरेडी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड थी। कोई नई चीज़ तो नहीं कही उन्होंने। नई चीज़ अगर कही, वो इंडिविजुअल उनकी आज भी उसमें डिफरेंसेस है। जो 5 पार्टियों का उन्होंने बनाया था, उसमें एक एक करके तो निकल रहे हैं, मगर हम एक मुल्की पार्टी थे, जो उनका एजेंडा था, तो उस एजेंडे को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सेंट्रल लेवल पर ऑलरेडी कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है। हमने उनको इतना ही कहा था कि वो बिहार में बिजी है, लेट देम कम, हम डिस्कस करेंगे। मुल्की सतह की पार्टी, जब हम यहाँ कोई चीज़ कहते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस अच्छे या बुरे बाहर भी होते हैं, बिल्कुल, या बाहर कोई कुछ कहता है, उसके असरात हमें यहाँ पड़ते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। अब उनकी तरह तो नहीं है कि गुपकार पार्टीज दोनों हैं, वो कुछ भी यहाँ कहें, फिर दिल्ली जाकर वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं। अभी 2 सेशन हो गए फारूक साहब को फ्री हुए, मुझे बताओ कब उसने बोला वहाँ पर पार्लियामेंट में, कब बोला इस इशू पर? नहीं, उन्होंने कहा ना परसों राम हमारा भी है, आप राम तो कहा, वही कहा ना, वही कहा ना। नहीं, वही कहा ना कि तो कहा ना, मैं तो वही बोल वही कहा। वो जो यहाँ इश्यूज है, PhD का जो एजेंडा है, वो बोलते हैं वहां पर। नहीं, आप अदरवाइज मत लीजिए। मैं अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा जो उसने कहा वो उन्होंने कहा कि राम हमारा भी है, आप सिर्फ राम को मत मानिए। मैं वही करा, आपको रिपीट करने के लिए मैंने सुना है, मैंने उसका एक एक वर्ड सुना। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ उनका एजेंडा था PhD का, उसके वो चेयरमैन है, मतलब सारी पार्टियों के हेड है, और तजुर्बेकार भी है, सीनियर है, उसमें कोई शक नहीं कर सकता। सारे लोग हम इंतजार कर रहे थे, अब फारूक साहब लोकसभा में जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उनको मौका मिलेगा, बजट के बहाने मौका मिलेगा, ही विल स्पीक फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। तो आपको लगता है उन्होंने कुछ नहीं बोला? नो, नथिंग, उस एजेंडे पर नहीं बोला। उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना था, वो आपने सुना। तो आप उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं? मैं नीयत की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो एजेंडा यहाँ पर था, जो आपने सवाल उठाया कि उन दोनों पार्टियों ने कहा कि कांग्रेस पैर पीछे हटा रही। हम तो मुल्की सतह की पार्टी, भैया हमको बहुत चीज़ देख के चलना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं मुझे। हमने अगर यहाँ कोई बात करनी, कल उस पर खड़ा भी उतरना है, और उसमें हमें देखना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई बात कहें तो उसका असरात यहाँ पर क्या होते हैं। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, उनको वो चीज़ नहीं देखना है।
वो तो यहाँ कुछ कहेंगे, जम्मू में जाकर कुछ कहेंगे, यहाँ मस्जिद में सलाम करेंगे, वहाँ दूसरी जगह करेंगे। फ्यूचर पीएचडी का आप कैसे देखते हैं? अब मैं तो उसमें अभी हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे फ्यूचर उसकी बात करनी, मैंने कांग्रेस पार्टी की बात करनी है। कांग्रेस पार्टी फुल कमिटमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रही है, अगले आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक मौका दो, फुल मेजॉरिटी दो। और कांग्रेस पार्टी एक मुल्की सतह की सेक्युलर पार्टी है, जो आपके आज के मुसीबत है इसको अगर हल कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी। चुनाव स्टेट और स्टेटस अगर कोई वापस दिला पाएगा सिर्फ कांग्रेस। चुनाव आपको लग रहा है कि नजदीकी है? चुनाव जब आएंगे, आज करें, मई में करें, अगस्त में करें, सितंबर में करें, कोई बात नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी वी आर ऑलवेज रेडी। लेकिन आपके जो कई एक लोग हैं वो आपसे भाग रहे हैं, क्या वजह है? कोई नहीं भागा है। नहीं, हमने भी देखा, जो आए भी थे दूसरे घरों से, हो सकता है वापस चले जाते हैं। इस तरह के आयाराम गयाराम आता है। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, इसने बहुत इस तरह की चीज़ें देखी हैं। और आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा हिंदुस्तान में भी अनकरीब कांग्रेस की क़यादत में सरकार कायम होगी। मोदी साहब के दिन अब कम होते जा रहे हैं, उनका झूठ अब जम्मू कश्मीर देश के लोगों को समझ आया। आज जो पेट्रोल देशवासियों को 55 रुपए का होना चाहिए, तो वो आज 100 रुपये वो दे रहा है। वो किसके जेब काट रहा है? आज जो गैस सिलेंडर 350 रुपए का होना चाहिए था, यहाँ पर वो 800 रुपए का दे रहा है। ठीक है। मोदी को आप 2 मिनट दिल्ली में रखिए, हम हाँ, तो मोदी के असरात यहाँ भी है। बिल्कुल हैं। यू आर पार्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए उन पॉलिसीज का असर यहाँ भी है। आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सोज साहब भी आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, कई एक लीडर नाराज है। बुजुर्ग आदमी है हमारा, किसने कहा नाराज है? अब आप खुद ही बोलोगे सारे नाराज है, तो कोई नाराज नहीं। सोज साहब ने खुद ही कहा है कि आई एम नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स एज ऑन टुडे बिकॉज ऑफ एज। एज भी कोई फैक्टर होता है। अभी और बहुत सारे रिटायरमेंट में आ जाएंगे, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मगर नई पोत पैदा हो रही है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है सोज का नया साज कुछ आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट सोज साहब के बारे में कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, सोच नहीं सकता है। ठीक है, तो मीर साहब कुछ आखिरी सवाल है मेरे इस हवाले से कि चूँकि डीडीसी इलेक्शंस भी हुए, इसमें ये भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कई एक लोग जो हैं चुप चुप के दल बदलियां करने लगे हैं और धोखा देने लगे हैं अपनी पार्टियों को। कांग्रेस जैसे बारामूला में 2 जगह, पूरे रियासत में 2 जगह 3 लोगों ने मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डाला। वहाँ पर उनकी कोई अपनी मजबूरियाँ, कहीं रिश्तेदारियाँ पड़ गई तो कहीं यारी दोस्ती पड़ गई। 3 वोटरों ने कुल मिलाकर अभी तक अपना मत पार्टी के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक नहीं किया। रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में जहाँ पर भी हमसे हो सका, हमने दूसरे सेकुलर लाइक माइंडेड पार्टीज़ को, जहाँ उनका बनता था उनको बनाने में मदद किया। जहाँ हमारा बन सकता था वहाँ हमको बनाने में जितनी कमिटमेंट थी वो अभी तक इंटैक्ट चल रही है। 3 लोगों के अलावा, वो मैं किसी टाइम आपको बता दूंगा, कुछ 2-1 जम्मू में, 1 आध कश्मीर साइड में, जिसको पार्टी लाइन पर वोट कहीं करना था और किया कहीं पर, उसमें ज़ाती मजबूरी क्या आई होगी वो अलग हो सकती है। तो कर्रा साहब भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, ताज साहब भी कहीं। कर्रा साहब हमारे नेशनल लीडर है, नेशन में बैठे हैं, तो मुल्क के लिए पॉलिसी, मुल्क के लिए पॉलिसी। ताज साहब कहाँ हैं? ताज साहब बिल्कुल यहाँ थे, बेचारे परसों गए। अच्छा, कहीं उनके इरादे तो बदल नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रांग कांग्रेस लीडर, और वो पूरे रियासत को अपनी लीडरशिप दे रहा है। ये आप लोग खामखा मीडिया वाले नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कांग्रेस में सही बता रहा हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं आप। पीरजादा सईद इज इन कांग्रेस, वेरी सीनियर। ताज मोहिद्दीन इज इन कांग्रेस और वेरी कमिटेड कांग्रेसमैन। और जो यहाँ पर कर्रा साहब है, ही इज़ इन कांग्रेस, बट प्रेजेंटली यहाँ की सिचुएशन लॉन्ग विंटर देख करके वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर है। उसका रोज़मर्रा जो काम वहाँ पर है, लीडरशिप को गाइड करना, असिस्ट करना, ही इज़ डूइंग दैट। आज़ाद साहब का क्या ख्याल है? मोदी साहब ने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए उनके, तो कहीं ट्रैप तो नहीं है आज़ाद साहब? इतना लॉन्ग इनिंग उन्होंने सियासत में खेली है और फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन पिछले कई सालों से रहे थे। इतने गेस्चर्स तो होते ही हैं पार्लियामेंट में, उसमें हम कोई ये नहीं समझते हैं कि कोई आज़ाद साहब उतने किसी के कम्प्लीमेंट से बीजेपी हो गया, या आज़ाद साहब 2 कम्प्लीमेंट मोदी साहब को करें तो मोदी साहब कांग्रेसी हो जाएगा। दीज आर गुड गेस्चर्स, प्रेसिडेंसीज ऑफ द पार्लियामेंट। अदरवाइज ही इज़ ए कांग्रेसमैन, ही विल हेल्प कांग्रेस एट नेशनल लेवल एज वेल एज इन स्टेट। तो आपके नेशनल लेवल के लीडर कौन है? मेरा इस वक्त लीडर, प्रेसिडेंट मेरी सोनिया गांधी है और लीडर मेरा राहुल गांधी है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि नेक्स्ट पीएम जो है राहुल गांधी होने चाहिए? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा एक दिन आएगा, वही नौजवान यहाँ देश के नौजवानों को रास्ता दिखाते हुए
और एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा, जैसे उसके पिताजी ने किया था। आज भी उसको लोग याद करते हैं। तो राहुल गांधी जी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन के रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, आखिर पे मीर साहब क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हैं या जो रियासत की सियासत में इस वक्त एक मायूसी और उदासी का आलम सह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक जितनी पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं कल, आज या परसों उस जमात के साथ कनेक्टेड है जिस जमात की सारी पॉलिसीज आपके सामने है, जिसको हम नहीं मानते। वाहिद एक पार्टी रही है पास्ट में, आज भी है और फ्यूचर में भी मेरी गारंटी है, कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी के पॉलिसीज के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। बाकी जितने पार्टी जिनका नाम आप लोगे, इंडिविजुअल हो, छोटी पार्टियां हो, बड़ी पार्टी हो, रियासत की यस सारी पार्टियां, वो सारी कहीं ना कहीं उनका ग्रिड स्टेशन के साथ कनेक्शन है। सीधे वो यहाँ वोट किसी नाम से लेंगे, आप देखेंगे असेंबली चुनाव के बाद में उनका खरीद फिरोख होकर जाना उधर ही। बहरहाल बड़ा तगड़ा बयान जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से आ गया आज। मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज मानना चाहूंगा कि तमाम जो पार्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन जो हैं, उनका सीधे तौर पर ग्रिड स्टेशन जो है नागपुर में है और कनेक्टेड है सीधे बीजेपी और नागपुर के साथ। यह कांग्रेस प्रेसिडेंट का मानना है। कांग्रेस के बगैर तमाम पार्टियों का ग्रिड स्टेशन नागपुर में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।